ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की बड़ी तैयारी को लेकर बात करेंगे। ईरान का हाल इस वक्त बेहाल है। मिडिल ईस्ट में बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है और खबर यह कि अमेरिका आज ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है और अमेरिका ने जंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खास सहयोगियों को तेहरान पर हमले का टाइम भी बता दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर डेली ईरान न्यूज नाम के हैंडल से यह दावा किया गया। अमेरिका ने इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को बता दिया है कि ईरान पर जल्द ही हमला बोला जाएगा। अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला होने की अटकलें तेज होने की खबरों में दम इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के एकदम करीब पहुंच चुका है। ट्रंप खुद अमेरिकी एयरफोर्स की एक बड़ी स्क्वाड्रन ईरान भेजने का दावा कर चुके हैं। इस बेड़े में 90 अमेरिकी फाइटर जेट हो सकते हैं, जिनमें F-35 सुपर हॉर्नेट शामिल हो सकते हैं। इसमें MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर भी होता है और इतने हथियार ईरान को घुटनों पर लाने के लिए काफी हैं। लेकिन ईरान अमेरिकी हमले के डर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने अमेरिका के हर हमले का जवाब देने की हुंकार भरी है। साथ ही हूती और हिजबुल्लाह के लाखों लड़ाके अमेरिका से आर पार करने को तैयार है। यानी कि सारे हालात महाजंग की तैयारी के संकेत दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या अगले 24 घंटे में खामेनेई का खेल खत्म होगा? क्या खामेनेई का हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति और सद्दाम हुसैन जैसा होने वाला है, या फिर ईरान अमेरिका तनाव तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये हालात जो हैं वो क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं और इन हालातों के बीच क्या युद्ध संभव है? क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया इस वक्त खड़ी है? और क्या अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा? क्या मिडिल ईस्ट में अशांति जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? और अगर मिडिल ईस्ट में हमला हुआ तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे? इन तमाम पहलुओं को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, अमेरिकी सेना का दावा, ये कई बड़े सवाल जो है वो खड़े करते हुए नजर आ रहा है, जिसमें कई बड़े सवाल इस वक्त ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि अब ईरान पर हमला होकर ही रहेगा? क्या अब ईरान पर हमला जो है वो होगा? और क्या ईरान पर जब हमला होगा तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? ऐसी कई अटकलें निकलकर सामने आ रही हैं। बात लेकिन हमले को लेकर करेंगे कि आखिर क्यों हमले की अटकलें जो हैं इस वक्त लगाई जा रही हैं। आखिर क्यों लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा? बिग वॉल पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि तनाव किस तरीके से बरकरार है। यहां पर अमेरिका ईरान में तनाव पहले से ही बरकरार है। आप समझिए किस तरीके से अटकलें यहां पर हमले की लगाई जा रही हैं। यहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब पहुंच चुका है और अब्राहम लिंकन और 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसमें शामिल है, यानी कि बड़ी खेप पहुंची है। कई विध्वंसक जहाज और ईरान के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि बड़े हमले की तैयारी है ईरान के ऊपर। ईरान को दहलाने की तैयारी है। ईरान भी अमेरिका से लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने यूएई के पास अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। ईरान की IRGC जंग के लिए तैयार है, यानी कि ईरान की सेना पूरी तरीके से तैयार है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, हिजबुल्लाह, हूती का ईरान को सीधा समर्थन है। इससे ईरान की सेना डबल से ज्यादा हो जाती है। हिजबुल्लाह हूती ने अमेरिका को जवाब देने के लिए कहा है। हिजबुल्लाह हूती ने भी ऐलान कर दिया है जवाब देंगे। तो आप समझिए, अब यहां पर टकराव की वजह को लेकर बात करें। ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम सबसे बड़ी वजह है और न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है ईरान। तो ये अपडेट आप समझिए आप पूरी जानकारी किस तरीके से निकलकर सामने आई है। अमेरिका न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देना चाहता। अमेरिका नहीं चाहता ईरान न्यूक्लियर पावर बने। ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इजराइल के लिए भी। और ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से इजराइल को भी टेंशन बनी हुई है। इजराइल टेंशन में है। अमेरिका खामेनेई को सत्ता से बेदखल करना चाहता है, बाहर करना चाहता है और ईरान में जेंजी प्रदर्शन के पीछे अमेरिका की बात जो है वो कही गई, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर जेंजी को सपोर्ट किया। ईरान ने ट्रंप को खत्म करने की धमकी भी दी है। ईरान की तरफ से भी लगातार जवाब दिए गए हैं। ट्रंप ने ईरान का वजूद मिटाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान का वजूद हम पूरी तरीके से मिटा देंगे। तो आप समझिए, ये पूरा मामला
ये पूरा कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो चीजें किस तरीके से निकलकर सामने आई हैं, और इसमें एक मुख्य वजह जो है वो ये भी है, ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो भी एक बड़ी वजह यहां पर मानी गई है, जिसकी वजह से अमेरिका लगातार हमले करने की फिराक में है। और अभी भी अमेरिका ने एक बड़ी चेतावनी दी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवनाथ जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जंग की आहट के बीच में आपसे यहां पर यह समझना चाहूंगा कि क्या यह फैसला रणनीतिक है या फिर दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, और दूसरी ओर क्या इन सब से हटके अमेरिका हमला सही में करेगा? अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन वह हमला तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ईरान के अंदर से हजारों लाखों ईरान के लोग फिर से शहरों में गलियों में आकर बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू ना करें। इस तरह के हमले अमेरिका ने पिछले साल भी किए थे और इजराइल की मदद से किए थे। इजराइल ने पिछले साल लगातार 12 दिन तक ईरान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों पर और मिलिट्री ठिकानों पर रोज 100 मिसाइलें दागी थी। 12वें दिन के युद्ध में अमेरिका ने भी अपने B-2 बॉम्बर्स को भेजा था, जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टिंग बम GBU-67 का इस्तेमाल किया था। लेकिन ईरान में कुछ हुआ नहीं। इसका नुकसान भले ही हो, लेकिन सत्ता पर, शासन पर, आयतुल्लाह खुमानी पर इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ। ऐसी ही हालत अभी भी है। अगर अमेरिका सिर्फ समुंदर के रास्ते से हमला करता है ईरान के ऊपर, या अपने हवाई जहाजों से हमला करता है ईरान के ऊपर, तो इससे क्या आयतुल्लाह खमेनी की सत्ता पलट हो जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा? क्या वो ईरान को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे? कहा जा रहा है शायद रूस चले जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी भी फौज, एयरफोर्स, नेवी डिप्लॉय करने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि ईरान के पहले अंदर एक अंदरूनी जलजला, एक बलवा शुरू हो जाए। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया देवनाथ जी, रवि जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी का रुख करूंगा मैं। रवि जी, अगर बात यहां पर अमेरिका के कदम को लेकर की जाए, तो जो अमेरिका और ईरान का तनाव है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या डिप्लोमेसी का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर यह पहुंच चुका है? क्या यहां से अब यह माना जाए कि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं और युद्ध ही एकमात्र विकल्प? जी अभिषेक जी, यह तो स्पष्ट है कि अब जो ईरान के अंदर तख्ता पलट तो होना है, मतलब खामनेई को वहां से जाना होगा, यह तय है। लेकिन रास्ता क्या अपनाया जाएगा, यह देखने वाली बात है। क्या अमेरिका सीधा अटैक करेगा या वो खामनेई को वेनेजुएला की तर्ज पर वहां के राष्ट्रपति को उठा कर ले जाएगा? मतलब साफ है कि ये जो है साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर बनाने की कोशिश है। जिस प्रकार से USS इब्राहिम लिंकन की बात करें या USS जॉर्जिया की बात करें, जिस प्रकार से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए हैं, तो साफ है कि अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक जिस प्रकार से पूरे ईरान को घेरा गया है, और वहां पर जितने भी मुस्लिम देश हैं, जहां भी उनके मिलिट्री बेस है, वहां पर जिस प्रकार से तैयारी तेज कर दी गई है, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। और ये साइकोलॉजिकल तरीके से उनके दिमाग पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो जो है वहां से जो है खामनेई को या तो अरेस्ट करते हैं या हमला करते हैं। अगर हमला करते हैं तो क्या जो मुस्लिम देश हैं वो पूरी सपोर्ट कर पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बेशक से मिलिट्री बेस अमेरिका के हैं, लेकिन यह लड़ाई कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों में ही सिमट कर रह जाएगी। और ऐसे में नुकसान किसको होगा? देखिए, इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र या तुर्की, किसी भी देश की आप बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, क्या पूरी तरह से वो ईरान के खिलाफ जंग के लिए जगह दे पाएंगे? ये जरूर है कि सर बेशक से ये जंग होनी तय है। और अकेला मतलब अब्राहम लिंकन ही काफी है, USS अब्राहम लिंकन ही काफी है ईरान को समेटने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से हिजबुल्लाह, हुती और वहां की जो है IRGC पूरी तरह से तैयार खड़ी है और कह रहे हैं टिगर पे हमारा हाथ है, मतलब साफ है कि वो जंग में कूदने पूरी तरह से तैयार है। मतलब क्या युद्ध का फैसला, डिसीजन इतनी जल्दी आ जाएगा? और इसमें कितना नुकसान अमेरिका का होगा और कितना नुकसान इन मुस्लिम देशों को होगा?
मतलब मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई वर्ल्ड वार की वजह बिल्कुल बनेगी, रवि ये जी, तो एक तय बड़ी है। बात आपने कही है, और जिस तरीके से डायरेक्ट अटैक का जिक्र आपने किया रवि जी, ये बड़ी बात आपने कही, और सत्ता परिवर्तन का जिक्र भी आपने किया। इस पर एक रिएक्शन मैं देवनाथ जी से लेना चाहूंगा। देवनाथ जी, आप जिस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन का जिक्र रवि अरोड़ा जी ने किया है, क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती डायरेक्ट अटैक की तैयारी को दिखाता है, दर्शाता है? देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें जी कोई शक नहीं है। F-15 है, F-18 है, बहुत ही कैपेबल फाइटर बॉम्बर जहाज हैं। जी लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ईरान के ऊपर आप कितना भी बड़ा हवाई हमला कर लीजिए, उससे ईरान के सैनिक प्रतिष्ठानों को नुकसान होगा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नुकसान होगा। लेकिन कितनी भी बार आप हवाई हमला कर लीजिए, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये सोचना कि खमैनी को बाध्य कर सकेंगे हवाई जहाज से बमबारी करके देश छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। अगर अमेरिका चाहता है कि वहां सत्ता परिवर्तन हो तो हजारों लाखों लोगों को, प्रदर्शनकारियों को सरकारी इमारतों में आग लगाना पड़ेगा, बसों में आग लगाना पड़ेगा। पिछली बार तो उन्होंने मस्जिदों में भी आग लगा दी थी। उनको राष्ट्रपति पेजेश्किन के घर में घुसना पड़ेगा और आयतुल्लाह खुमैनी का जो पैलेस है, महल, उसमें घुसना पड़ेगा, जैसा हमने बांग्लादेश में देखा, जैसा हमने नेपाल में देखा, 2 साल पहले श्रीलंका में भी देखा था कि आम जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी, वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के घर में घुस गए। लेकिन ऐसा कुछ ईरान में होता नजर नहीं आ रहा। जितने प्रदर्शनकारी थे वो अब अपने अपने घरों में लौट गए हैं। सड़कों में अभी कमोबेश शांति की हालत है। जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने सड़कों से प्रदर्शनकारियों को घरों में भेजने के लिए बाध्य कर दिया है। दूसरी बात है कि 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर इस वक्त मुकदमे चल रहे हैं। और जो ईरान की सरकार ने कहा था कि जो जो प्रदर्शनकारी माफी मांग लेगा उसको माफ कर दिया जाएगा, तो आज तक करीबन 350 प्रदर्शनकारियों ने सामने आकर माफी भी मांग ली है। ये दिखा रहा है कि जो ईरान के अंदर जो आंतरिक विद्रोह होना था, अंदरूनी विस्फोट होना था, वो फिलहाल नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद अगले शुक्रवार को फिर से लोग सड़कों पर आ जाएं। लेकिन फिलहाल अगले 3 4 5 दिनों तक ऐसा लग नहीं रहा कि आंतरिक विद्रोह होगा। अमेरिका की बमबारी देखिए, इजराइल ने भी 12 दिन तक बमबारी की थी पिछले साल, हर रोज 100 200 विमानों ने। जी लेकिन ये हवाई हमले से कभी भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता। क्या जी वेनेजुएला जैसा कुछ करेंगे? वेनेजुएला में क्या हुआ था कि कराकास समुद्र के तट पर ही है, और अमेरिका की डेल्टा फोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने के बाद समुद्र से महज 11 मिनट के अंदर ही राष्ट्रपति मदुरो के महल में पहुंच गए थे। लेकिन ऐसा ईरान में नहीं है। ईरान जी में तेहरान जो है समुंदर से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। जी तो अमेरिकन कमांडो हेलीकॉप्टर अगर 800 किलोमीटर जाना है तो उनको जाने में 2 घंटा लग जाएगा। जी और वापस आने में अगर वो मदुरो की तरह खमेनी को या राष्ट्रपति पेजेश्किन को हाईजैक करते हैं तो उसके बाद वापस आने में भी 2 घंटा लग जाएगा। 4 घंटे तक अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ईरान के अंदर रहेंगे, ये एकदम संभव ही नहीं है। जी तो जी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति पेजेश्किन को हाईजैक करके अमेरिका ले जाएगा जी या बिल्कुल। आप अयतुल्लाह खमेनी देवनाथ जी, को जिस तरीके हाईजैक से बड़ी करके बात का अमेरिका जिक्र ले आपने जाएगा। किया, मैं जमीनी हमले को लेकर आपसे बात करूंगा, समझना चाहूंगा मैं आपसे जमीनी हमले को, लेकिन एक रिएक्शन रवि जी का लूंगा मैं संयुक्त राष्ट्र और यूरोप को लेकर। रवि जी, संयुक्त राष्ट्र और यूरोप लगातार चुप हैं, जो ये स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। इन स्थितियों के बीच आप संयुक्त राष्ट्र और यूरोप की चुप्पी को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये मजबूरी है चुप्पी, या मिलीभगत के तौर पर देखा जाए इस चुप्पी को? जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ना सिर्फ जी हम साउथ एशिया की बात करें या दूसरे देशों की बात करें या यूरोप की बात करें, सबको कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति में देख रहे हैं, सब पर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे जी। हैं। और लगातार जिस प्रकार से उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की, जिस प्रकार से नाटो उनका विरोध कर रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अभी बेशक से सभी साइलेंट है, लेकिन आने वाले टाइम में सभी चुप्पी तोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सेकंड टर्म में आने से लेकर अब तक जिस प्रकार से लगातार उनका रवैया देखने को मिला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे देश, यूरोपीय देश भी उनसे नाराज हैं। और अभी
साइलेंट हम वो इसीलिए है क्योंकि मामला संयुक्त राष्ट्र की भी हम बात करें तो वो जानते हैं जिस प्रकार से 837 लोगों की फांसी की सजा रुकवाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, तो मैं समझता हूं उसके बावजूद भी एक व्यक्ति को फांसी दी गई ईरान के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो एक रणनीतिक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमला जो वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंसानियत को बचाने के लिए है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं है, वो बड़ा स्वार्थ से भरा हुआ है। इस बात को पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन क्योंकि अभी कोई भी देश नहीं बोलेगा जब तक जंग शुरू नहीं होती। हाँ, यह तय है कि जंग शुरू होने के बाद न सिर्फ प्रतिक्रिया आएगी बल्कि कहीं ना कहीं दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आएगी, यह भी तय है। तो ऐसे में और आज देखिए हुआ क्या है कि जिस प्रकार से बर्फीले तूफान के अंदर आज अमेरिका के अंदर 20 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं, इस यह संभावना बताई जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये कुदरत की मार अगर वहां पड़ रही है, यह भी समझना होगा अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि आज जिस प्रकार का माहौल वो पूरी दुनिया में बना रहे हैं, यह खतरा सिर्फ ईरान के लिए नहीं है। अब वो कनाडा पे भी 100% टैरिफ लगा रहे हैं, आप समझिए इस बात को। और कनाडा पर भी मैं समझता हूँ सिर्फ कनाडा ही नहीं, आने वाले टाइम में कई लैटिन देशों पर भी उनकी निगाहें हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अपनी प्रभाव की राजनीति से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बेशक से आज यूरोप चुप है, बेशक से संयुक्त राष्ट्र चुप है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र तो शायद कहीं ना कहीं कठपुतली बनकर रह गया अमेरिका की, लेकिन यूरोपीय देशों का चुप होना कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि आने वाले टाइम में जैसे ही जंग शुरू होगी उसके बाद, क्योंकि अभी तो फिलहाल साइकोलॉजिकल तरीके से कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अगर जंग छिड़ती है तो जंग छिड़ने के बाद तो सभी देश इसको ना चाहते हुए कूदना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल ये मिडिल ईस्ट की बात चल रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों को तो ना चाहते हुए कूदना पड़ेगा, लेकिन यूरोपीय देशों को इसमें आना पड़ेगा। लेकिन यह तय है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी अमेरिका के साथ जाएंगे, उसमें से कुछ देश उनके खिलाफ भी खड़े होंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस पर कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी फिलहाल सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमें इसके लिए इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल। देवनाथ जी, जिस तरीके से अभी जमीनी ऑपरेशन का जिक्र आप कर रहे थे, समझना चाहूंगा मैं आपसे जमीनी ऑपरेशन को। जिस तरीके से समुद्र तट से तेहरान की दूरी को लेकर बात करें, 800 किलोमीटर के आसपास की दूरी बैठती है, ये ऑपरेशन किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जब अगर हमला होगा, ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि हम तैयार हैं और मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो ईरान ने भी अपने सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव कर रखे होंगे। अगर समुद्र तल से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं ईरान के ऊपर, तो जाहिर तौर पर उन मिसाइलों को एंटीसेप्ट करने की कोशिश जो है या एंटीसेप्ट ईरान जो है वो करेगा। तो ऐसे में इस पूरी ऑपरेशन को किस तरीके से आप देखते हैं? और अमेरिका जो दम भर रहा है, क्या आपको लगता है कि उतना आसान ये ऑपरेशन होने वाला है? अभिषेक, देखो, ईरान की नेवी जो है वो ना के बराबर है। जी बिल्कुल। तो ऐसा सोचना कि ईरान की नेवी इस युद्ध में कुछ कर पाएगी, चांस ही नहीं है। वो जैसे नॉर्मल होता है ना, कोस्ट गार्ड टाइप नेवी है। जी जी जी। इफेक्टिवनेस शून्य है। ईरान की एयरफोर्स भी ना के बराबर है। उनके पास कुछ पुराने F4 विमान हैं, कुछ पुराने MiG-29 हैं। जी। तो क्या वह इस युद्ध में कुछ कर पाएंगे? ईरानियन एयरफोर्स की इफेक्टिवनेस इस युद्ध में ना के बराबर है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। रूस ने उनको S-300 और S-400 मिसाइलें दी हुई हैं जी। लेकिन हम पिछले साल जून में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें लगातार 12 दिन तक इजराइल की एयरफोर्स ने रोज 100-100, 200-200 जहाजों से ईरान पर हमला किया था, उस युद्ध के दौरान हम देख चुके हैं कि इजराइल की एयरफोर्स के जो जैमर विमान हैं, उन्होंने बहुत सक्सेसफुली ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम के S-300 और S-400 को जैम कर दिया। एक भी इजरायली एयरफोर्स का जहाज शॉट डाउन नहीं कर पाए। तो ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइलें हैं, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी हम समझ सकते हैं कि ना के बराबर है, क्योंकि अमेरिकन और इजरायली जैमिंग सिस्टम बहुत ही कारगर हैं, 100% कामयाब होते हैं। अब ईरान के पास 6 लाख की आर्मी है, लेकिन अमेरिका क्या जमीनी हमला करेगा? इस वक्त करीबन 30,000 अमेरिकन ट्रुप्स जो हैं वो इराक में हैं, कुवैत में हैं, यूएई में, कतार में हैं, सऊदी में हैं। क्या ये जमीनी हमला करेगी? अमेरिकन 30,000 जो ट्रुप्स हैं ईरान की तरफ, उसका प्लान अमेरिका का नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में घुसाने का प्लान अमेरिका का नहीं है। तो 6 लाख ईरानी जो आर्मी है वो अभी भी मजबूती से और ईमानदारी के साथ आयतुल्लाह खुमैनी के साथ खड़ी है। हाँ, सबसे बड़ी ताकत आयतुल्लाह खुमैनी की ये है कि ईरान की जो IRG है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड,
1.5 लाख से ज्यादा अफसर और जवान हैं, इनको भर्ती ही किया जाता है आयतुल्लाह खमेनी के प्रति लॉयल्टी दिखाने पर, यानी व्यक्तिगत निष्ठा जांच करके ठोक कर तब इनको आईआरजी के अफसरों को और जवानों को भर्ती किया जाता है। मैं बता दूं कि आईआरजी में शामिल होने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि वो जिस खानदान से आता है, जिस परिवार से आता है, जिस कुनबे से आता है, वह कुनबा जो है ऐसा कुनबा होना चाहिए जो कि आयतुल्लाह खमेनी के प्रति अपनी निष्ठा, वफादारी की कसम खा चुका है। तो आयतुल्लाह खमेनी जानते हैं कि आईआरजी जो है दगाबाजी नहीं करेगी। जैसा हमने वेनेजुएला में देखा कि वेनेजुएला की जो आर्मी है उसने किसी भी तरह से अमेरिकन डेल्टा फोर्स का विरोध नहीं किया। वेनेजुएला के पास भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स थी, लेकिन एक भी मिसाइल उन्होंने अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स की तरफ फायर नहीं किया, क्योंकि वो सब खरीद लिए गए थे सीआईए के द्वारा। तो क्या ईरान में अमेरिका की मोसाद और सीआईए ये सब मिलकर क्या ईरान में आईआरजी के अफसरों को या ईरानियन आर्मी के अफसरों को खरीद पाएगी? सवाल ही नहीं उठता। जी बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर इस हमले को लेकर बात की जाए, सीधे तौर पर अगर ये हमला अमेरिका के द्वारा किया जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जाएगा। और यही चीज हमने वेनेजुएला में भी देखी। वेनेजुएला में जिस तरीके से मादुरो को उठाया गया वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ ही था कि एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से जबरन उठा कर ले आना, किडनैप कहें इसे, वो भी कह सकते हैं, किडनैप करके ले आना। ऐसे में क्या रवि जी ये कहा जाए कि अमेरिका अपने आप को सर्वोपरि मानने लगा है, अमेरिका को किसी भी बात की फिक्र नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो बनाई गई हैं उसका भी फर्क अमेरिका को अब नहीं पड़ता? जी बिल्कुल, सच्चाई यही है कि आज अमेरिका खुला खेल खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ना रूस कुछ बोल रहा है ना ही चीन कुछ बोल रहा है, जबकि मैं समझता हूँ स्थायी देशों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन सभी जानते हैं कि अमेरिका जिस प्रकार से टैरिफ लगाकर दूसरे देशों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और उन देशों के साथ जो रिश्ते हैं दूसरे देशों के, उनको खत्म करने की जो साजिश रच रहा है उसमें वो शायद कामयाब होता दिख रहा है। और शायद यही कारण है कि आज संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी आप समझिए जिसका गठन किसके लिए किया गया, लेकिन उसका मकसद पूरा खत्म हो चुका है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से दूसरे देशों पर न सिर्फ दबाव डाल रहा है बल्कि अपनी सरकार रवि जी मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैं इसी बीच एक सवाल इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगा। क्या ये माना जाए कि ये ट्रंप की सनक है, उनका पागलपन है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि दोबारा वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो अमेरिकी कानून कहता है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा 8 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो ऐसे में क्या उन्हें ये पता है कि ये उनका अंतिम ही कार्यकाल है, तो जितना पागलपन कर सकते हैं कर लें? जी बिल्कुल, यह सही है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब अपने आपने बिल्कुल सही कहा कि अब वो अपने सनकीपन के लिए भी जाने जाएंगे, क्योंकि जो इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी दुनिया को अपने टाइम पर तबाह करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ अगर यह तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की सड़क की वजह से होगा और इसकी रूपरेखा भी वही तैयार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह दुनिया देख रही है और चुप है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सभी देश कहीं ना कहीं बेशक उनको जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उनकी बात भी नहीं मान रहे, यह भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रवि जी, ये बड़ी ही हैरानी की बात है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप हैं। यूरोपीय यूनियन को लेकर बात करें, चुप है। अगर हम जो स्थिर देश हैं उनको लेकर बात करें, वो भी चुप है। कोई भी इस विषय पर कुछ कहता नजर नहीं आ रहा। और ट्रंप का जो सनक है, जो उनकी ये इस तरीके से विस्तारवादी नीति जो निकलकर सामने आई है, उस पर भी कोई कुछ कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। वो अपने आप में चिंता का विषय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। कार इंश्योरेंस डन।